कल विज्ञान के चैप्टर विद्युत में हम लोगों ने पहले लेक्चर में चालक, अचालक और अर्धचालक के बारे में कुछ पढ़ा था। आज उसी के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे हम लोग, ठीक है। चालक चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह काफ़ी आसानी से हो जाए, सुगमता से हो जाए। वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? विद्युत के चालक या फिर सुचालक कहलाते हैं, ठीक है। तो जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाए, सुगमता से हो जाए, क्या कहलाएंगे? चालक कहलाएंगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, सभी की सभी धातुएं क्या है? विद्युत की सुचालक होती हैं, ठीक। अब जैसे देखिए, घरों में हमारे वायर होते हैं, उन वो किसके बने होते हैं? कॉपर के बने होते हैं या फिर एल्युमिनियम के बने होते हैं, ठीक। और लोहा भी क्या होता है? लोहा भी विद्युत का चालक होता है। पीतल हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सब क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अब देखिए, कार्बन का एक अपर रूप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। कार्बन का ही अपर रूप है हीरा, जबकि हीरा नहीं होता है। अब इसको हम लोग देखेंगे कार्बन वाले चैप्टर में, ऐसा क्यों होता है। फिर अम्लीय विलयन, लवण का विलयन, ठीक है। अब देखिए, अम्ल और लवण का जो जलीय विलयन है, ये भी क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं। अब इसको हम लोग जब रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उस वाले चैप्टर में अम्ल और क्षार में देखेंगे इस चीज़ को और अच्छे से, ठीक है। अब मनुष्य का शरीर भी क्या होता है? ये भी विद्युत का सुचालक होता है। होता क्यों है कि हमारे शरीर में क्या होता है? खून होता है, खून और पानी भी होता है। तो इनमें बहुत से आयन पाए जाते हैं। आयन जैसे हम लोग नमक खाते हैं, तो नमक खाते हैं तो जो नमक जब जलीय विलयन में जाता है तो आयनों में टूट जाता है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। तो आयन जो होते हैं आवेशित होते हैं। तो इन आवेशों की वजह से, आयनों की वजह से मनुष्य के शरीर के अंदर भी क्या है? आवेश का प्रवाह हो जाता है, ठीक है। और पृथ्वी भी है। पृथ्वी तो काफ़ी मात्रा में आवेश को कैरी करती है, काफ़ी ज़्यादा। पृथ्वी की सतह में, क्योंकि पृथ्वी काफ़ी भारी भरकम है, तो पृथ्वी भी क्या करती है? आवेश का प्रवाह कर सकती है। और एक चीज़ मेन मुख्य बात जो है, धातुओं में आवेश का प्रवाह जो होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल है क्या, ठीक है। तो धातुओं में आवेश का प्रवाह क्या होता, किसकी वजह से होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अचालक पदार्थ क्या होते हैं? अचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अचालक पदार्थों को हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं। तो वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? कांच हो गया, आबनूस हो गया, मोम हो गया, लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, इत्यादि। ये सब क्या है? अचालक पदार्थों के एग्जाम्पल हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन होते हैं? अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो सामान्य रूप में तो अचालक होते हैं, लेकिन अगर उनमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए तो फिर क्या होगा? वो विद्युत के चालक हो जाएंगे। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन या जर्मेनियम में जब हम लोग त्रिसंयोजी या फिर पंचसंयोजी, यानी तीन संयोजकता या फिर पांच संयोजकता वाला कोई तत्व जब मिलाते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है, ठीक है। ये चालक हो जाते हैं। अच्छा, अर्धचालकों की चालकता जो होती है चालकों जितनी नहीं होती है, धात्विक चालकों जितनी नहीं होती है, उनसे कम होती है, ठीक है। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में। जैसे कि मोबाइल हो गया, मोबाइल में जो है अर्धचालक का, सेमीकंडक्टर का बहुत ज़्यादा प्रयोग है, ठीक है। और मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, ठीक, लैपटॉप हो गए, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनमें सेमीकंडक्टर्स का बहुत ज़्यादा ही, बहुत बड़े पैमाने पर प्रयोग होता है, ठीक है।
अब आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। अब जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि समान प्रकार के आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है। अब हम एक चीज समझते हैं, जैसे कोई आवेश है, धनावेश है, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, धनावेश है, तो इनके मध्य क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है। अब होता क्या है, दरअसल कोई भी आवेश जो होता है ना, वो अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनाता है, ठीक है, जिसमें कोई दूसरा आवेश आएगा तो बल का अनुभव करेगा। ठीक है। कोई भी आवेश हुआ, वो अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसके अंदर कोई दूसरा आवेश आने पे वो जो दूसरा आवेश है, ठीक है, बल का अनुभव करेगा। बल दरअसल दोनों पे लगता है। ठीक। तो ये जो आसपास का एरिया होता है, आवेश के चारों तरफ जो क्षेत्र होता है, वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। तो कोई भी आवेशित पदार्थ हो गया या फिर आवेश हो गया, आवेशित कण हो गया, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, ठीक, बीटा कण हो, अल्फा कण हो, पॉजिट्रॉन हो, इनकी वजह से क्या बनता है, एक वैद्युत क्षेत्र बनता है। या फिर अ, कोई पदार्थ ही हो जिसको आवेशित कर दिया जाए तो उसके चारों तरफ क्या बन जाएगा, एक क्षेत्र बन जाएगा। ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र। अब एक बात होती है, जब आवेश स्थिर रहेगा, स्थिर का मतलब आवेश अपनी जगह से कहीं जा नहीं रहा है, तो क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र। स्थिर आवेश की वजह से क्या बनता है, वैद्युत क्षेत्र। अगर गतिमान आवेश है तो गतिमान आवेश की वजह से क्या बनता है, देखिए, गतिमान आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र भी बनता है, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। तो जो गतिमान आवेश है उसके कारण बनता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। क्या बनता है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। तो यहां पर हमको बस ये समझना था कि कोई भी आवेश होगा उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन जाएगा, जिसकी वजह से कोई और आवेश आएगा तो क्या करेगा, वो बल का अनुभव करेगा। ठीक है। अब इसके जरिए हम लोग अगला टॉपिक समझते हैं। ठीक है। अब मान लेते हैं एक आवेश है, ठीक है, अब इसके कारण क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक, आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ, उत्पन्न हुआ है। और अनंत पे क्या है, एक छोटा आवेश है। क्या है, छोटा आवेश है। इसमें भी कैसा आवेश है, धनावेश ही है। कैसा है, धनावेश ही है। ठीक है। एक धनावेश है और अनंत दूरी पे एक आवेश रखा गया है, छोटा आवेश। ठीक है। अब इस धनावेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे अनंत दूरी पर एक आवेश रखा गया, धनावेश वो भी है। ठीक है। अब क्या होगा, इसके और इसके बीच प्रतिकर्षण बल क्या होगा, लगेगा। ठीक है। अच्छा देख, दो आवेशों के बीच जो लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल होता है, उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि आवेशों के बीच बीच की दूरी अगर घटाई जाए तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल बढ़ने लगता है। ठीक है। तो अब यदि इस आवेश को इसके समीप लाया जाए, जो बड़ा वाला आवेश है इसके समीप लाया जाए, तो क्या होगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। इस आवेश पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जैसे जैसे इसको हम लोग करीब लेते आएंगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल इस पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। जब प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण का मतलब ये इसको अपने से दूर ढकेलना चाहेगा, ये वाला आवेश इसको अपने से दूर ढकेलना चाहेगा। तो लेकिन अब हम इसको लेकर आ रहे हैं, अब प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो हमें अपनी तरफ से कुछ कार्य करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा।
इसको लेकर आएंगे। तो मान लीजिए हम इसको यहाँ से लेकर आ रहे हैं, इस बिंदु तक लेकर आए, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, और हमको क्या करना पड़ रहा है, कार्य करना पड़ रहा है। अच्छा, इसका आवेश की मात्रा मान लेते हैं क्या है, Q है, ठीक है। और यदि हमको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, W अमाउंट का कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यदि हम कहें कि एकांक आवेश, यानी अगर 1 कूलाम आवेश हो तो उसको लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W/Q। क्या होगा, W/Q कार्य करना पड़ेगा। तो ये जो W/Q हमको एक राशि मिल रही है, भौतिक राशि। क्यों, क्योंकि कार्य भी एक भौतिक राशि है और आवेश भी एक भौतिक राशि है। तो दो भौतिक राशियों का अनुपात भी क्या होती है, एक भौतिक राशि होती है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विभव बोल देते हैं। क्या, विभव बोल देते हैं, ठीक है। तो विद्युत विभव या फिर विभव। तो विभव क्या है, अब विभव की परिभाषा बन जाती है, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव क्या है, वैद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो वैद्युत विभव क्या है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, ठीक है। अगर यदि मान लें, यदि Q कूलाम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो विभव, अब विभव को हम लोग दर्शाते हैं V से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, W/Q। तो ये क्या है, विद्युत विभव का फार्मूला है, W/Q। V इज इक्वल टू W/Q, जहाँ क्या है, V विभव है, W क्या है, कार्य है, और Q क्या है, आवेश है, आवेश की मात्रा है, ठीक। अब यहाँ से अगर हम देखें तो विभव का मात्रक क्या होगा, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, W का मात्रक, W यानी कार्य का मात्रक, बटे Q का मात्रक, Q का मात्रक। देखिए, W का मात्रक क्या होता है, यानी कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, ठीक है। आवेश का मात्रक कूलाम और कार्य का मात्रक जूल, ठीक है। तो विभव का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम, जिसको हम लोग 1 वोल्ट भी या फिर बोल्ट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बोल्ट, ठीक है। तो विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे वोल्ट की परिभाषा क्या है। विद्युत विभव का मात्रक क्या है, वोल्ट है, और वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल प्रति कूलाम के, ठीक है। तो अगर हमको वोल्ट की परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। अच्छा, फिजिक्स में जब कोई किसी मात्रक की परिभाषा बनानी हो तो उसको समझ लेते हैं हम लोग। V बराबर क्या है, W/Q, ठीक है। तो
मात्रक की परिभाषा बनाने में हम लोग क्या ध्यान रखते हैं कि इधर वाले जितने भी टर्म हैं उनका मान ऐसा ले लें कि वो एक के बराबर आ जाए। ठीक है, इसके बराबर आ जाए, एक के बराबर आ जाए। तो यदि हम क्या ले लें, Q बराबर 1 कूलाम ले लें और W का मान क्या ले लें, 1 जूल ले लें। W बराबर 1 और Q बराबर 1 जूल और Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है, तो फार्मूले में रख देंगे। तो 1/1, सॉरी, फार्मूले में रखते हैं। तो W का मान क्या है, 1 है, Q का मान 1 कूलाम, तो V का मान क्या आ गया, 1 आ गया। और V का मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। किसी भी भौतिक राशि को दर्शाने के लिए हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक आंकिक मान और दूसरा उसका मात्रक। तो V क्या है, विभव, विभव का आंकिक मान 1 आ गया और उसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट हो गया। यानी 1 वोल्ट हमको कब मिल रहा है, जब 1 कूलाम आवेश हो और कार्य का हो 1 जूल हो। तो अगर हम 1 वोल्ट की परिभाषा बनाएं, 1 वोल्ट, तो क्या होगा, यदि यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश को लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक, तो हम जब किसी मात्रक की परिभाषा बनाएंगे तो फार्मूले में जो भी भौतिक राशि है उसके लिए ऐसा मान चुनेंगे कि उस भौतिक राशि का मान 1 के बराबर आ जाए। 1 के बराबर आ जाएगा तो फिर हमारे लिए उसके मात्रक का परिभाषा बनाना क्या होगा, आसान होगा। तो हम लोग क्या कर लिए, W का मान 1 ले लिए, Q का मान 1 ले लिए। ठीक है, W का मान 1 जूल और Q का मान 1 कूलाम ले लिए। अब V का मान क्या आ गया, 1 आ गया। और V का मात्रक क्या हम लोगों ने देखा, वोल्ट है। वोल्ट माने है, दरअसल क्या है, जूल प्रति कूलाम है। ठीक है, और जूल प्रति कूलाम ही क्या है, वोल्ट है। तो अब 1 वोल्ट की क्या परिभाषा बनाएं कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या बन गई, यदि अनंत से किसी बिंदु तक 1 कूलाम आवेश लाने में 1 जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होगा। हम देखते हैं ये क्या है, धनावेश है यहाँ पे, और ये क्या है, अनंत है। और क्या हुआ, अनंत से एक आवेश Q है, इस Q को एक बिंदु तक लाया गया है। ठीक है, और इस बिंदु तक लाने में जो इस बिंदु पे विभव हमारा बना है वो क्या है, V1 है। ठीक है, क्या है, V1 है। इस बिंदु पे क्या है, विभव V1 है। अब क्या करते हैं, हम इस आवेश को और भी करीब लाते हैं। ठीक है, इस धनात्मक आवेश के पास लाते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या, धनावेशित ही है। तो इस बिंदु पे विभव क्या है, V1 है। और इसको क्या करेंगे, हम और करीब लाएंगे तो और ज़्यादा इस पे प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो हमको और ज़्यादा कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मान लेते हैं ये आता है इस बिंदु तक, कहाँ, इस बिंदु तक आएगा। ठीक है, जब इस बिंदु तक आएगा तो यहाँ पे विभव क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। क्या हो जाता है, V2। और इस दौरान यहाँ से आने में, इस बिंदु से इस बिंदु तक आने में किया गया कार्य W हो। अरे यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कार्य तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ लाने में किया गया कार्य W हो। ठीक है, तो क्या है, यहाँ पे विभव कुछ और है और यहाँ पे विभव कुछ और है। तो इन दोनों बिंदुओं पर क्या है, विभव में कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो
इन दोनों बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है उसी ही क्या बोलते हैं हम लोग, विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, तो विभवांतर क्या है, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। अब इसके लिए भी फार्मूला वही है। ठीक है, V बराबर W/Q। तो वहाँ पे V क्या दर्शा रहा था, विद्युत विभव को, और यहाँ पे क्या दर्शा रहा है, विद्युत विभवांतर को। ठीक है, तो दोनों के मात्रक में और दोनों के फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, मात्रक की परिभाषा थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, लेकिन है सेम ही। यदि Q कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर क्या हो जाएगा, V, और V क्या हो जाएगा, W/Q। ठीक है, तो विभव का भी मात्रक वोल्ट होता है और विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट होता है। दोनों के फार्मूले भी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, अच्छा, अगर विभवांतर के लिए हम वोल्ट को परिभाषित करें तो क्या लिखेंगे, यदि दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो वोल्ट दो बिंदुओं के बीच यदि एक कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। अब यदि दो आवेशित क्षण हों, ठीक है, तो उनको यदि हम किसी चालक तार से जोड़ दें तो जो धन आवेश होता है वो ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर जाने लगता है, या फिर अगर ऋण आवेश है तो वह नीचे विभव वाले चालक से ऊंचे विभव वाले चालक की ओर जाएगा। ठीक है, और वह यह क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों चालकों के विभव एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाते। ठीक है, तो क्या हो रहा है, धनावेश जो है उच्च विभव से नीचे वाले विभव वाले चालक की तरफ प्रवाहित हो रहा है, और ऋणावेश के केस में क्या है कि यह नीचे विभव वाले से ऊंचे विभव वाले चालक की ओर प्रवाहित हो रहा है, और तब तक हो रहा है जब तक कि दोनों छड़ों के विभव क्या हो, बराबर नहीं हो जा रहे हैं। तो यदि ऐसा किया जाए कि दोनों चालकों के बीच एक निश्चित विभवांतर रखा जाए, ठीक है, विभव का अंतर रखा जाए, कहने का मतलब इसके और इसके विभव में जो अंतर है वो लगातार बना रह रहा है। तो जब अगर लगातार बना रह रहा है तो आवेश का प्रवाह क्या होगा, लगातार होता रहेगा।
क्या होता रहेगा, आवेश का प्रवाह लगातार होता रहेगा। ठीक है, तो अब आवेश का प्रवाह लगातार होता रहेगा, क्यों हो रहा है ये, दोनों चालकों में विभव के अंतर की वजह से ये आवेश का प्रवाह लगातार होता रह रहा है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। क्यों, आवेश के सतत प्रवाह को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। या फिर अगर समय के हिसाब से हम इसको परिभाषित करें तो वैद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे विभव से, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नीचे विभव से ऊंचे विभव की ओर जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, निम्न विभव, और ये क्या हो जाएगा, उच्च विभव। ठीक, और वैद्युत धारा जो है हमेशा मानी जाती है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। ठीक है, वैद्युत धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ स्थानांतरित हो रहा है, निम्न विभव से उच्च विभव, और वैद्युत धारा की दिशा क्या मानी जाती है, अब जो प्रचलित विद्युत धारा की दिशा है वो उच्च विभव से क्या है, निम्न विभव की ओर है। ठीक है, और धात्विक चालकों में होता क्या है, आवेश का प्रवाह या फिर आवेश के वाहक जो होते हैं इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो धात्विक चालकों में जो विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है वो इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। ठीक है, किसके विपरीत मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत मानी जाती है। और धात्विक चालकों में जो आवेश का प्रवाह होता है किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। ठीक है, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कि वैद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से किधर जाएगी, निम्न विभव की ओर जाएगी। ठीक है, और ये बात धात्विक चालकों के लिए सत्य है कि धात्विक चालकों में वैद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत होती है। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या होता है, आवेश के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अच्छा, जहाँ दर की बात आ जाती है, ठीक है, वहाँ मोस्टली क्या होता है, समय आ जाता है। क्या आ जाता है, समय आ जाता है। ठीक है, तो यदि टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा, ठीक है, तो विद्युत धारा को हम लोग दर्शाते हैं आई से। ठीक है, तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, तो विद्युत धारा का फार्मूला क्या हो जाएगा, आई बराबर क्यू अपान टी। ठीक है, अब आई का मात्रक क्या होगा, ठीक, अच्छा पहले दिशा देख लेते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह की धारा के विपरीत होती है। ठीक है, अब विद्युत धारा का मात्रक देखते हैं क्या होता है।
विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का फार्मूला क्या है, Q अपॉन T। तो Q का मात्रक, Q का मात्रक बटे T का मात्रक, ठीक है। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और T यानी समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, क्या हो जाएगा, सेकेंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। कूलाम प्रति सेकेंड को ही क्या बोलते हैं, एम्पियर, ठीक है। तो यानी निकल के आया हमारे पास विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखने वाली ज़रूरत है, कभी कभी बहुविकल्पी प्रश्नों में पूछ लेगा विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो सबको याद रहता है कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है, लेकिन ऑप्शन में कहीं एम्पियर दिखेगा ही नहीं। लेकिन ऑप्शन में हो सकता है क्या दिया हो, कूलाम प्रति सेकेंड, क्या दिया हो, कूलाम प्रति सेकेंड, ठीक है। तो दोनों याद रखने हैं, ठीक है, कूलाम प्रति सेकेंड और एम्पियर भी, ठीक। अगर ये तरीका अगर पता है कि मात्रक कैसे निकाला जाता है, ठीक है, तो मात्रक याद, कुछ राशियों के मात्रक याद हैं तो बाकी मात्रक वैसे ही निकाला जा सकता है। जैसे अगर किसी को आवेश का मात्रक ज्ञात हो और समय का मात्रक ज्ञात हो तो आराम से निकाल सकता है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति सेकेंड हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर बोलते हैं। यदि विद्युत धारा के फार्मूले में हम Q बराबर 1 कूलाम रख दें और T बराबर 1 सेकेंड रख दें, तो Q का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और मात्रक क्या होगा, एम्पियर, ठीक है। तो अब एम्पियर की परिभाषा कैसे बनेगी कि यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी, ठीक है। यदि किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो चालक में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर क्या होता है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस परिपथ में धारा का मान 1 एम्पियर होगा। अच्छा, विद्युत धारा के अन्य छोटे मात्रक भी होते हैं जो कि है मिली एम्पियर तथा माइक्रो एम्पियर, ठीक है। और एक 10⁻³ एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर कितने के बराबर होगा, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। और देखिए, यदि आपको समझ में आ रहा है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, तो अच्छी बात है, शेयर कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी अगर कोई डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपना डाउट रखिए, और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी, तो ग्रुप से भी जुड़ जाइए, ठीक है। थैंक यू। आगे बाकी अगले लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।